चलो शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे थे एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज एसक्यूएल ऑर्डर बाय। तो एसक्यूएल ऑर्डर बाय को हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हम कोई एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं और किसी रिजल्ट को, जो रिजल्ट रिटर्न करती है एसक्यूएल क्वेरी, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम देखना चाहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, यानी जो भी कॉलम्स हम फेच करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, यानी जिस टेबल से हम इस कॉलम को फेच करना चाहते हैं, और फिर ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, और दो वर्ड्स में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एएससी जिसका मतलब है असेंडिंग, या फिर डीईएससी जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग। तो यहाँ ये जो बार लगा हुआ है ये पाइप सिंबल है, ये और के लिए इस्तेमाल होता है। इधर यू कैन यूज असेंडिंग और यू कैन यूज डिसेंडिंग। अब इसी चीज को इन्होंने एक एग्जाम्पल से शो किया है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री, यानी कस्टमर्स की लिस्ट को ये सेलेक्ट करने के बाद कंट्री के ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। तो हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो कस्टमर्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। टोटल कस्टमर्स आ रहे हैं 91, और ये जितने भी कस्टमर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में कंट्री वाइज लगे हुए हैं। तो जो कंट्री अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर आती है, सबसे पहले उसके कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जेंटीना जो है ये अल्फाबेटिकली फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके कस्टमर्स पहले दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया के कस्टमर्स दिख रहे हैं, इसके बाद बेल्जियम के दिख रहे हैं, बेल्जियम के बाद ब्राजील के दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कंट्री वाइज कस्टमर्स की लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है। इसके बाद इसी चीज को इन्होंने फर्दर और एक्सप्लेन किया है। अब इसी लिस्ट को इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा करके दिखाया है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री डीईएससी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एएससी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। जब एएससी और डीएससी दोनों वर्ड्स इस्तेमाल ना किए जाए तो बाय डिफॉल्ट मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने वर्ड डीईएससी यहाँ पे यूज किया है। जब हम क्वेरी को चलाते हैं तो इस बार कस्टमर्स की लिस्ट कंट्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगी। इस बार भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 91 है, 91 कस्टमर्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कंट्री, जिस कंट्री के कस्टमर पिछली बार सबसे नीचे दिखाई दे रहे थे वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो वेनेजुएला वाले जो कस्टमर्स हैं ये कस्टमर सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो यूएसए के कस्टमर दिखाई दे रहे हैं इसमें, फिर यूके के दिख रहे हैं। तो इस बार ये लिस्ट कंट्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है। उसके बाद हम सेवरल कॉलम्स पे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिजल्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री कॉमा कस्टमर नेम। इस बार जो लिस्ट दिखाई देगी कस्टमर्स की वो सबसे पहले तो कंट्री वाइज अरेंज होगी, यानी जो कस्टमर्स ए से स्टार्ट होने वाली कंट्री में है वो पहले दिखेंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले दिखेंगे, और फिर ए से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज के कस्टमर्स जो हैं वो अल्फाबेटिकली अपने नाम से, यानी ये देखो यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है ना, तो कस्टमर नेम से फर्दर ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखो इस बार कस्टमर्स की लिस्ट वैसे ही दिख रही है। अर्जेंटीना के कस्टमर्स पहले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना के जो कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं वो खुद भी कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इस बार दो तरीके का ऑर्डर है, पहला तो कंट्री वाइज है और कंट्री के अंदर कस्टमर नेम वाइज अरेंज किया गया है रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो अर्जेंटीना में देखो पहला कस्टमर दिख रहा है जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है, उसके बाद ओ सी के बाद आता है तो दूसरा कस्टमर वो है जो ओ से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद आर से जिसका नाम शुरू होता है वो कस्टमर दिखाई दे रहा है। तो हमने इस बार दो सॉर्टिंग यूज की है, पहला कंट्री के हिसाब से, दूसरा कस्टमर नेम के हिसाब से। इसी तरीके से हम कर सकते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग कस्टमर नेम डिसेंडिंग, यानी पहले जो कस्टमर्स की लिस्ट आएगी वो कंट्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आएगी,
उसके बाद हर कंट्री के अंदर जो कस्टमर नेम होंगे वो अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। तो जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखो इस बार जो अर्जेंटीना के कस्टमर्स हैं ये सबसे ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन इस बार जो कस्टमर अर्जेंटीना का तीसरे नंबर पे दिख रहा था वो पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो आर से जिसका नाम शुरू है वो फर्स्ट नंबर पे है, ओ से जिसका नाम शुरू है वो सेकंड नंबर पे है, फिर सी से जिसका नाम शुरू है वो थर्ड नंबर पे है। तो कंट्री वाइज तो कस्टमर्स असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं, लेकिन एक कंट्री के कस्टमर अपने कस्टमर नेम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें लिखा है एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू का काम है किसी डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। तो हम इसको लिखते समय लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सबसे पहले तो किस टेबल के अंदर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद उन कॉलम्स का नाम लिखते हैं ब्रैकेट में जिन कॉलम्स के अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कीवर्ड वैल्यूज, यानी कौन सी वैल्यूज हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो अब इस क्वेरी में कॉलम 1 के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो होगी वैल्यू 1, कॉलम 2 के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो होगी वैल्यू 2, कॉलम 3 के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो होगी वैल्यू 3। इस तरीके से हम कॉलम्स को मैच करते हुए वैल्यूज लिखते हैं। अगर हमें किसी टेबल के सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो वहां पे कॉलम नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे तो कॉलम नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी टेबल के सारे ही कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि कॉलम का नाम लिखा जाए। ठीक है, ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं बात करते। तो यहाँ पे कॉलम्स का नाम लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिख सकते हैं और वो वैल्यूज लिख सकते हैं जो इस कॉलम के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू का एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स नेम। तो ये कस्टमर के अंदर जो है कस्टमर्स टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं। कौन कौन से कॉलम्स में? कस्टमर नेम में वैल्यू, कॉन्टैक्ट नेम में, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, इन सब के अंदर हम एक नई वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं। फिर हम लिख रहे हैं वैल्यूज। अब यहाँ पे हम वो वैल्यूज लिख रहे हैं जो हम इंसर्ट करेंगे। तो ये जो कार्डिनल लिखा है ये हमारा जाएगा कस्टमर नेम के कॉलम में। इसी तरीके से जो टॉम डी एरिक्सन लिखा है ये जाएगा कॉन्टैक्ट नेम में। स्केजन 21 जो लिखा है ये जाएगा एड्रेस में। और जैसे जैसे हम टेक्स्ट वैल्यूज लिख रहे हैं, देखो हम सबको सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं। सारी टेक्स्ट वैल्यूज सिंगल कोट्स में लिखी हुई हैं और सबको सेपरेट किया गया है कॉलम से। ठीक है, तो हम जब इसको ट्राई करते हैं तो अभी देखो कस्टमर्स टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं 91। ठीक है, 91 रिकॉर्ड्स हैं। अब जब हम इसको रन करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो कस्टमर्स टेबल में रिकॉर्ड हो गए 92, पहले 91 थे अब 92 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ लिख करके आ रहा है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, रोज अफेक्टेड 1, यानी जो कस्टमर्स टेबल है उसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम्स। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ओनली इंसर्ट डेटा इन स्पेसिफिक कॉलम्स। तो जरूरी नहीं है कि हम एक टेबल के सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करें, हो सकता है कि हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में ही डेटा इंसर्ट करें। The following SQL statement will insert a new record but only insert data in the customer name, city and country columns. Customer ID will be updated automatically. तो हम एक नया क्वेरी लिखने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ 3 कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री में। कस्टमर आईडी कॉलम जो है उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं, देखो अभी दिखा रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखा रहा है 92। अब इसको हमने रन किया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए यहाँ पे 93, एक रिकॉर्ड बढ़ गया, और यहाँ लिख करके आ रहा है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस रोज अफेक्टेड 1। तो एक नया डेटा कस्टमर्स टेबल में ऐड हो गया। अब आती है एसक्यूएल नल वैल्यूज। नल वैल्यू क्या होता है? अगर किसी सेल में, किसी टेबल के किसी रो में अगर कोई सेल खाली रह जाता है तो हम कहते हैं कि दिस सेल हैज नल वैल्यू। अब नल को हम जीरो से कंफ्यूज ना करें। अगर किसी सेल में जीरो स्टोर्ड है तो वो नल नहीं। नल तभी होता है जब वो सेल ब्लैंक हो। अगर जीरो है तो इसका मतलब वो सेल में नल वैल्यू ना होकर के जीरो वैल्यू है। इसी तरीके से अगर स्पेस एंटर्ड है, किसी सेल में स्पेस है तो उसमें नल वैल्यू नहीं है, उसमें स्पेस एंटर्ड। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हाउ टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज। It is not possible to test for null values with comparison operators such as equal, less than और not equal to। हमें अगर ये देखना हो कि किसी सेल में नल वैल्यू है कि नहीं, तो हम वहां पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके नहीं देख सकते। तो हमें उसकी बजाय, इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बजाय यूज करना पड़ेगा इज नल या इज नॉट नल ऑपरेटर। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी सेल में कोई सेल ब्लैंक है तो वहां पे हम इज नल या इज नॉट नल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल, यानी हम वो सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिन रिकॉर्ड्स में कोई वैल्यू ब्लैंक है। ठीक है, इसी तरीके से सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल। तो वो सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नल ना हो, कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना हो। तो इसको इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया है। सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। तो हम उन कस्टमर्स की डिटेल जानना चाहते हैं, यानी उन कस्टमर्स की ये तीन डिटेल्स जानना चाहते हैं जिनका एड्रेस ब्लैंक छोड़ दिया गया है, जिनके एड्रेस में कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। यहाँ पे एक कस्टमर जो अभी हमने एंटर किया था उसका एड्रेस कुछ एंटर नहीं किया तो देखो उस कस्टमर का नाम आ गया, उसका कॉन्टैक्ट नेम नल है यानी ब्लैंक है, इसी तरीके से उसका एड्रेस भी ब्लैंक है। ठीक है, तो हमने यहाँ इस क्वेरी में सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम कॉमा एड्रेस यानी ये तीन कॉलम्स फेच किए कस्टमर्स टेबल से उस कस्टमर के जिसका एड्रेस नल है। तो यहाँ पे देखो वो कस्टमर आ गया जिसका एड्रेस नल है, यानी एड्रेस उसका ब्लैंक है। उसके बाद आता है इज नॉट नल। अब देखो इसमें किया है सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम कॉमा एड्रेस, यानी ये तीन कॉलम्स निकाले हैं इस टेबल में से फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर एड्रेस इज नॉट नल, यानी कस्टमर्स टेबल से तीन कॉलम निकाले जा रहे हैं उन कस्टमर्स के जिनका एड्रेस कुछ ना कुछ है यानी ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो इस बार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं 92 और देखो एड्रेस वाला जो कॉलम है ये किसी भी कस्टमर का ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सारे कस्टमर्स की दी हुई है। ठीक है, तो हमने इस बार वो कस्टमर्स निकाले हैं जिनका एड्रेस कुछ ना कुछ स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, यानी उनका एड्रेस ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अवेलेबल होता है अपडेट स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जब हमें
अपने टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड की कोई वैल्यू चेंज करनी होती, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको लिखते हैं अपडेट टेबल नेम। सबसे पहले तो उस टेबल का नाम लिखा जाता है जिस टेबल के अंदर हमें कोई चेंज करना है, ठीक है, तो अपडेट टेबल नेम। उसके बाद हम लिखते हैं सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 जो है ये नई वैल्यू, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, ये भी एक नई वैल्यू है। वेयर कंडीशन, यानी पहले हमें वो रिकॉर्ड ढूंढने हैं जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद उन रिकॉर्ड्स के अंदर हमें कॉलम 1 की वैल्यू 1 करनी है, कॉलम 2 की वैल्यू 2 करनी है, और उसके बाद इस टेबल को हमें अपडेट करना है। बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, तो हमें सावधानी बरतनी है जिस समय हम टेबल में रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं। नोटिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगी हुई है। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड, यानी इसी वेयर से हमें पता लगता है कि कौन से रिकॉर्ड्स को हमें अपडेट करना है। अगर हम ये वेयर क्लॉज लगाना भूल जाएं, if you omit the where clause, all records in the table will be updated, तो जितने रिकॉर्ड है टेबल में वो सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए वेयर क्लॉज लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो सारे रिकॉर्ड्स में चेंजेस एसक्यूएल कर देगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं अपडेट कस्टमर्स, यानी हम कस्टमर्स टेबल में चेंज कर रहे हैं। सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू अल्फ्रेड श्मिट, सिटी इज इक्वल टू फ्रैंकफर्ट, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेरी दरअसल कर क्या रही है कि पहले वो कस्टमर ढूंढ रही है जिसकी कस्टमर आईडी 1 है। जैसे ही वो कस्टमर मिल गया उसका कॉन्टैक्ट नेम चेंज करके कर दिया अल्फ्रेड श्मिट, सिटी बदल करके कर दी फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखो लिख करके आता है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, यानी कस्टमर आईडी 1 जो है वो अब उसका कॉन्टैक्ट नेम बदल करके इतना हो गया और उसकी सिटी बदल करके इतनी हो गई, ठीक है। यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स में अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले अपडेट कस्टमर्स, यानी वो टेबल जिसमें हम अपडेशन करने जा रहे हैं। सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू जुआन, वेयर कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको। तो हम सबसे पहले वो कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी कंट्री मेक्सिको है। वो सारे कस्टमर्स मिलने के बाद हम उनका कॉन्टैक्ट नेम बदल करके कर रहे हैं जुआन, और उसके बाद टेबल को हम कर रहे हैं अपडेट, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो जब ये क्वेरी हम रन करते हैं तो देखो लिख करके आता है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, रोज अफेक्टेड 5, यानी 5 कस्टमर ऐसे थे जिनकी कंट्री मेक्सिको थी। उन 5 कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम बदल करके एसक्यूएल ने कर दिया जुआन, और उसके बाद कस्टमर्स टेबल को कर दिया अपडेट, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, अपडेट वार्निंग। Be careful when updating records. If you omit the where clause, all records will be updated. अब अगर हमने यहाँ पे ये चीज अगर हम लिखना भूल गए होते, मान लो हमने ये चीज ना लिखी होती, तो जितने भी 93 रिकॉर्ड्स हैं कस्टमर्स टेबल के अंदर सबका कॉन्टैक्ट नेम बदल करके जुआन हो गया होता। लेकिन हमें चेंजेस सिर्फ वहां करने थे जिन कस्टमर्स की कंट्री मेक्सिको है, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसक्यूएल डिलीट। अब एसक्यूएल डिलीट का काम है किसी टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना। तो हम इसको लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यानी पहले एक पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करते हुए रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं, उसके बाद हम उनको डिलीट कर देते हैं। बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट। अब डिलीट स्टेटमेंट में एक वेयर क्लॉज लगी हुई है। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। तो वेयर क्लॉज हमें बताती है कि कौन से रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी डिलीटेड। तो अगर आप ये वेयर क्लॉज लिखना भूल गए
और सिर्फ आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो जितने रिकॉर्ड होंगे एसक्यूएल उन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द डिलीट स्टेटमेंट। अब जैसे हमने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू अल्फ्रेड्स, कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने ट्राई किया। जब हम इसको रन करते हैं तो देखो नीचे लिख करके आता है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो गया, जिस रिकॉर्ड में कस्टमर नेम इतना दिया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। अगर हमने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सारे रिकॉर्ड जितने भी होंगे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अगर हम लिख दें डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, अगर इतना लिख करके हम इसको रन कर दें तो कस्टमर्स टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं सेलेक्ट टॉप पे। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल क्वेरी में से उन रिकॉर्ड्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को एक बार में देखें। तो इसके लिए हम एक सेलेक्ट टॉप कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। द सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न, मतलब कितने रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं ये सेलेक्ट टॉप हमको बताता है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका लिखा हुआ है एमएस एक्सेस में। अगर हम लिखेंगे इसी क्वेरी को तो हम लिखेंगे सेलेक्ट टॉप, या तो नंबर लिखें या परसेंट लिखें, कॉलम नेम्स लिखें जो भी कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम किस टेबल से सेलेक्ट करना है, और साथ में लिखें वेयर कंडीशन। माई एसक्यूएल में ये तरीका बदल जाता है, वहां सेलेक्ट टॉप की जगह हम लिखते हैं लिमिट नंबर। इसी तरीके ओरेकल 12 में तरीका बदल जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं फेच फर्स्ट नंबर रोज ओनली। तो अलग अलग आरडीबीएमएस में इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो अगर हम लिखें सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर्स तो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। मान लो ये हम ना लिखें, तो अगर हम सिर्फ लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स तो सारे रिकॉर्ड्स कस्टमर्स टेबल के दिखाई देंगे। लेकिन जब हम इसमें टॉप 3 जोड़ देते हैं सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर्स तो पहले 3 कस्टमर हमको दिखाई देंगे। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। देखो अब सिर्फ दिखा रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3, यानी पहले 3 कस्टमर जो है कस्टमर टेबल से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी को अगर मान लो हम बदल देते, यहाँ पे हम इसको कर देते 5, सेलेक्ट टॉप 5। अब रन करते तो देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते। ठीक है, अब ये आ रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स कस्टमर्स टेबल से हमको दिखाई दे रहे। इसी तरीके से अगर हम माई एसक्यूएल लिख रहे हैं यही क्वेरी तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3। तो 3 रिकॉर्ड्स में कस्टमर टेबल से टॉप 3 जो होंगे वो दिखाई देंगे। ओरेकल में यही चीज लिखते हैं तो लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स फेच फर्स्ट 3 रोज ओनली, तो हमें यही रिजल्ट रिटर्न होता है। इसी तरीके से एमएस एक्सेस में एक और तरीका लिखने का सेलेक्ट टॉप 50% फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड मौजूद है उनमें टॉप 50% हमको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर्स टेबल में 91 रिकॉर्ड्स हैं। अब जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं टॉप 50% तो हमको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखते हैं 46, क्योंकि 91 का 50% होता है 45.5। तो इसने क्या किया, इसको राउंड फिगर में कर दिया और 46 कस्टमर्स के रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, इसके बाद यही चीज अगर ओरेकल में लिखी जाती तो हम लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स फेच फर्स्ट 50% रोज ओनली। अब सेलेक्ट टॉप लिखते समय जो है वेयर क्लॉज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम लिखें, अगर मान लो कि हम ये ना लिखें, इतना हम ना लिखें, सिर्फ लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी,
तो हमें वो सारे कस्टमर्स दिखाई देंगे जिनकी कंट्री जर्मनी है। लेकिन अगर हम साथ में लिख देते हैं सेलेक्ट टॉप 3, तो अगर 3 से ज्यादा कस्टमर्स हैं जिनकी कंट्री जर्मनी है तो सिर्फ टॉप 3 कस्टमर्स हमको जर्मनी वाले दिखाई देंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो अब देखो जर्मनी वाले जो कस्टमर्स हैं उसमें टॉप 3 कस्टमर्स हमको डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गया है यहाँ पे 3। और ये सारे कस्टमर जो हैं ये कस्टमर्स जर्मनी को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से यही चीज अगर MySQL में लिखी जाती तो हम लिखते सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और लिमिट लगा देते 3। यही चीज जब ओरेकल में लिखते तो लिखते सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और लिख देते फेच फर्स्ट 3 रोज ओनली। ठीक है, तो सब में अलग अलग तरीका है लिखने का, हर RDBMS का अपना एक अलग तरीका है SQL टॉप स्टेटमेंट लिखने का। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस मौजूद हैं SQL में जिनसे हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक होता है SQL मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम फंक्शन। तो मिनिमम का काम है, मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड कॉलम। तो अगर किसी कॉलम में से मिनिमम वैल्यू हमें फेच करनी है तो हम वहां पे मिनिमम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड कॉलम, यानी किसी कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू उसको फेच करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लिखें सेलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर उनका एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस कॉलम में जिस रिकॉर्ड की मिनिमम वैल्यू है वो वाला रिकॉर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यानी हम सबसे पहले वो रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, फिर उन सारे रिकॉर्ड जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनका एक पर्टिकुलर कॉलम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वाला रिकॉर्ड हम, जैसे इसमें इन्होंने करके दिखाया है सेलेक्ट मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स वाला जो टेबल है उसमें से वो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका प्राइस मिनिमम, वो वाला प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और एक बार जब हमें वो प्राइस मिल रहा है तो हम उसका नाम बदल करके कर रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइस। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जब हम इस SQL को चलाते हैं तो देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आता है 1, यानी हमें प्रोडक्ट्स टेबल में से वो प्राइस मिल गया जो स्मॉलेस्ट प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। ठीक है, और हमने इस प्राइस नाम को बदल करके कर दिया स्मॉलेस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कीवर्ड यूज किया है एज। ठीक है, तो एज कीवर्ड के बाद जो भी नाम लिखा जाता है ओरिजिनल नाम बदल करके वो वाला नाम बन जाता है। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल नाम था प्राइस, अब ये प्राइस का नाम बदल करके हो गया स्मॉलेस्ट प्राइस, इसको एक टेम्परेरी नेम मिल गया स्मॉलेस्ट प्राइस। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम का एग्जांपल। तो हमने लिखा सेलेक्ट मैक्सिमम प्राइस एज लार्जेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स नाम का जो टेबल है उसमें प्राइस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम प्राइस है वो हम ढूंढ रहे हैं, और जब वो प्राइस हमको मिल गया तो हमने उसका एक टेम्परेरी नाम रख दिया लार्जेस्ट प्राइस। अब इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आता है 1। ये प्रोडक्ट्स टेबल का मैक्सिमम प्राइस है, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ दिए 77 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो 77 प्रोडक्ट्स में जिस प्रोडक्ट का प्राइस मैक्सिमम है वो वाला मैक्सिमम प्राइस इसमें आ गया 263.5, और प्राइस का नाम बदल करके हो गया लार्जेस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे।
हमारे पास तीन फंक्शंस मौजूद हैं एसक्यूएल में। एक फंक्शन है काउंट, जिसका काम है किसी कॉलम में से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना। एक है एवरेज, जिसका काम है किसी कॉलम में प्रेजेंट वैल्यूज का एवरेज निकालना। एक है सम, जिसका काम है किसी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम कैलकुलेट करना। तो देखो काउंट जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम, यानी इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करना कितनी है। फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल में से निकालना है वो आ गया। वेयर कंडीशन, यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स निकालने। इसी तरीके से एवरेज का अपना सिंटेक्स है। सेलेक्ट एवरेज कॉलम नेम, यानी इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा। ये कॉलम जो है इस टेबल नेम में प्रेजेंट होगा। वेयर कंडीशन, यानी वो रिकॉर्ड जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से है सेलेक्ट सम कॉलम नेम, यानी इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं इनका सम निकाला जाएगा। ये कॉलम इस टेबल नेम में मौजूद होगा और ये उन रिकॉर्ड्स के लिए काम परफॉर्म होगा जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स टेबल में से प्रोडक्ट आईडी कॉलम फेच कर रहे हैं। उसके बाद ये जितनी भी प्रोडक्ट आईडीज हैं इनको हम काउंट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रन करते हैं तो देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आया 1, यानी प्रोडक्ट टेबल के अंदर कितनी प्रोडक्ट आईडी है, 77 है। और वो यहाँ से हमको दिखाई भी दे रहा है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल में 77 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है और हर रिकॉर्ड की अपनी एक प्रोडक्ट आईडी है। तो ये प्रोडक्ट आईडी जो है इनका काउंट है टोटल 77। इसके बाद हम आते हैं एवरेज के एग्जांपल पे। सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है इसका प्राइस कॉलम हमने सबसे पहले फेच किया। उस प्राइस में हर प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस होंगे, हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हम जब इसको रन करेंगे तो देखो इसमें एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है 28.866, काफी बड़ी वैल्यू है। तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट्स टेबल के प्राइस कॉलम को फेच किया और फिर सारे प्राइस जितने भी दिए हैं 77 प्रोडक्ट्स के अलग अलग, उन सबका एवरेज कैलकुलेट करके निकाल दिया और वो वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सारे फंक्शंस अलग अलग काम करते हैं। अब इसी तरीके से लिखा सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, तो हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर डिटेल्स, उसमें एक कॉलम है क्वांटिटी। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स टेबल में से क्वांटिटी कॉलम निकाला। क्वांटिटी कॉलम निकालने के बाद इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम कर दिया। हम जब इसको रन करते हैं तो देखो क्वांटिटी कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल में 518 ऑर्डर्स की डिटेल है। 518 ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी कॉलम में स्टोर्ड है, उसका टोटल का सम निकाला और यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। So tomorrow we'll be studying SQL like, wildcards and SQL in। ठीक है, तो कल हम जो है ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। So that's all for today and keep reading at home। Okay? चलो बेटा, थैंक यू आज के लिए सर। इतना ही।